नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। पर्यावरण में हम लोग पेरिस जलवायु समझौते पर अध्ययन कर रहे थे और इससे संबंधित 2 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। आज उसी का तीसरा पार्ट है, क्योंकि पेरिस जलवायु समझौता अपने आप में इतना विस्तृत है कि उसे किसी एक पार्ट में कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको कई पार्ट में हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और पेरिस जलवायु समझौते से ही संबंधित एक और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वो एक अलग पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमने यह समझने का प्रयास किया कि पेरिस जलवायु समझौता कब आया, इस पर हस्ताक्षर कब हुआ, रेटिफिकेशन की प्रक्रिया कब कंप्लीट हुई, कब जाकर के यह प्रभाव में आया है, इसके क्या उद्देश्य हैं। और फिर इसी को हम लोग जब और आगे बढ़ाए हैं तो उसमें हमने कहा कि पेरिस का जो उद्देश्य है उसके साथ साथ कुछ और भी उद्देश्य आपको डिफाइन किए गए हैं। जैसे हमने वहाँ पे बात किया था कि यूनाइटेड नेशन एक क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था न्यूयॉर्क में, वहाँ पर भी कुछ उन्होंने अपने टारगेट सेट किए थे कि अगर इस टारगेट को हम लोग पूरा करते हैं, यानी 2030 तक 45% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करें और 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए, तब जाके सदी के अंत तक हम तापमान में कितने की वृद्धि पर कंट्रोल करेंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। उसी प्रकार IPCC की भी रिपोर्ट कहती थी कि हमको 2030 तक 50% और 2050 तक हमको कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। और जबकि पेरिस जलवायु समझौता जो अपना टारगेट सेट करता है, उसमें उन्होंने बताया है कि 2030 तक हमको 20% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी पड़ेगी तथा 2075 तक हमको कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो ये अलग अलग प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने अपना टारगेट तय किया है। लेकिन भारत ने भी कुछ अपना टारगेट तय किया है, और यह किसके तहत तय किया है भारत ने। तो हमने कहा था पेरिस जलवायु समझौता एक वहाँ पर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2025-30 के लिए, यानी जो सदस्य राष्ट्र हैं जो इस पेरिस जलवायु समझौते से एग्री करते हैं, वे सभी सदस्य राष्ट्र 2025-30 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर में कितनी कटौती करेंगे, इसको लेकर के उनकी एक रूपरेखा तय होनी चाहिए। उसी का नाम यहाँ पे था इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और इसके तहत भारत ने भी अपना कुछ लक्ष्य तय किया है कि हम क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर को घटाने के लिए। तो देखिए, भारत ने क्या तय कर रखा है 2030 के लिए, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पेरिस क्या टारगेट तय करता है, वो अलग मुद्दा है। फिर IPCC ने क्या तय किया है, वो अलग पार्ट है। फिर यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट एक्शन समिट है, इसने क्या तय कर रखा है, उसका अलग पॉइंट है। भारत ने क्या तय कर रखा है, वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के सेंस में देखें तो यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना 100% होती है। यहाँ पर भारत ने जो तय कर रखा, उसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। भारत का जो कंट्रीब्यूशन होगा 2030 तक के लिए, उसमें सबसे पहला बिंदु इन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 33 से 35% की कटौती करेगा। कितने की कटौती करेगा? 33 से 35% की कटौती करेगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की दर में। दूसरा बिंदु कहा कि आखिर में यह कटौती आप करेंगे कैसे। तो उसके लिए इन्होंने सबसे अच्छा विकल्प बताया कि जो अभी भारत का टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन है, जिसमें ज़्यादातर पार्ट आता है जीवाश्म ईंधन से, यानी कोयले से बिजली बनती है, पेट्रोलियम से बनती है, या फिर अन्य सोर्स हैं उससे गैस से बनती है, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कार्बन का एमिशन होता है। तो भारत कह रहा है कि 2030 तक जब हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 33 से 35% की कटौती करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहला कार्य करना पड़ेगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, कौन से स्रोत हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स,
पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा के जो सोर्स हैं इनका हमें काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। और इसमें खास करके विंड एनर्जी है, सोलर पावर है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, इन सब पे हमें बढ़ चढ़ के कार्य करना पड़ेगा, जिससे 2030 तक टोटल भारत की जो एनर्जी प्रोडक्शन रहेगा उसका 40%, कितना 40% हम किससे पैदा करेंगे? रिन्यूएबल सोर्स से पैदा करेंगे। यानी या तो सोलर पावर होगा, विंड पावर होगा, स्मॉल हाइड्रो पावर होगा, टाइडल एनर्जी होगी, जियोथर्मल एनर्जी होगी। यानी इन सब का कंट्रीब्यूशन हम बढ़ा करके कितना कर देंगे? 40% कर देंगे। कब तक? 2030 तक। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे टोटल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कितने की कमी आएगी? 33 से 35% की। इसके साथ हम कुछ और कार्य करेंगे। कहा कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं जिसको हम कह रहे हैं 40%, यह कितना रहेगा? लगभग 450 गीगावाट रहेगा। कितना रहेगा? 450 गीगावाट इसका टोटल साइज होगा। यानी इतना हमको एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी रिन्यूएबल सोर्स से। कितना? 450 गीगावाट। जबकि वर्तमान में अगर देखें भारत का टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन जो है 350 गीगावाट है। कितना है? 350, जिसमें ज़्यादातर सेक्शन किसका है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सेक्शन काफ़ी कम है। लेकिन इसे बढ़ा करके 2030 तक हमें कितना कर देना है? 40%। और उस 40% का जो टोटल वॉल्यूम होगा एनर्जी में वो कितना है? 450 गीगावाट है। कितना है? 450 गीगावाट है। काफ़ी बड़ा एनर्जी का सोर्स है। और ये कहाँ से आएगा? रिन्यूएबल सोर्स से। रिन्यूएबल में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जब एनर्जी टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर भी इसमें जैसे सोलर आ जाता है, विंड पावर आ जाती है, जियोथर्मल पावर आ जाता है, टाइडल एनर्जी आ जाता है, बायोमास आ जाता है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो इन सब के माध्यम से जो बिजली पैदा होती है उसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के दायरे में रखते हैं, यानी अक्षय ऊर्जा के स्रोत। साथ में एक बात और कहा है कि इस प्रकार से हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत तैयार करेगा कार्बन सिंक। और यह कार्बन सिंक काफ़ी बड़े साइज का होगा, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी 2.5 से 3 गीगाटन का होगा। यानी इतना हमारे पास कार्बन स्पेस हम क्रिएट करेंगे। और यह कार्बन स्पेस क्या करेगा? जो भारत कार्बन का उत्सर्जन करेगा उसे वह अवशोषित कर लेगा। कार्बन सिंक का मतलब होता है व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। तो चूंकि भारत जैसे जैसे डेवलप करेगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकताएं पड़ेंगी और उसका ज़्यादातर सेक्शन आएगा जीवाश्म ईंधन से। लेकिन फिर भी भारत कहता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में हम कटौती करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी तो वह नॉन रिन्यूएबल यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से लेगा। लेकिन जो टारगेट नहीं पूरा होगा उसके लिए हम तैयार करेंगे कार्बन सिंक। और कार्बन सिंक की साइज़ क्या होगी? 2.5 से 3 गीगाटन का होगा, जो काफ़ी बड़ा एक प्रकार से साइज है कार्बन स्पेस का। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया था कि IPCC की जो रिपोर्ट थी उसने बताया था कि पूरी सदी का, पूरे इन्वायरमेंट का, पूरे धरती के इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी है वो कितना है? 2900 गीगाटन है। तो सोच सकते हैं यदि भारत इतना कार्बन सिंक नए तरीके से तैयार करता है, यानी एक प्रकार से जो भारत के पास है कार्बन सिंक उसकी बात नहीं कर रहा, इतना भारत क्या करेगा? तैयार करेगा एक्स्ट्रा। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है एक प्रकार से कि 2.5 से 3 गीगाटन का कार्बन स्पेस काफ़ी ज़्यादा कार्बन को अवशोषित करेगा। फिर हम बात करते हैं इसी प्रकार भारत एक, ये तो लॉन्ग टर्म प्लान है, भारत ने एक शॉर्ट टर्म प्लान भी अपना तय कर रखा है 2022 के लिए। और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ भी लिए गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर एक आप ये सोच सकते हैं कि जो 450 गीगावाट है, पहले भारत ने इसको तय कर रखा था 350, लेकिन वर्तमान में इसे संशोधित करके कितना कर दिया गया है? 450। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि अतीत में ये टारगेट था 450 के स्थान पे 350, लेकिन वर्तमान में क्या है? 450। साथ में एक और भारत ने तय कर रखा है, जियोथर्मल एनर्जी से भारत 2030 तक कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है? 10 गीगावाट। गीगावाट का मतलब होता है 1000 मेगावाट। 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट। तो आप सोच सकते हैं यानी 10,000 मेगावाट
विद्युत पैदा करेगा भारत, किसके माध्यम से? जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से। कब तक? 2030 तक। तो ये भी टारगेट याद रखिएगा। और चूंकि ये नया अमेंडमेंट है, नया टारगेट है, इसलिए यहां से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना। वैसे सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत 2030 के लिए क्या अपना INDC तय किया है, तो ध्यान रखिएगा 33 से 35%। टोटल एनर्जी का कितना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा? 40%, जिसका टोटल साइज क्या होगा? 450 गीगावाट होगा। और 10 गीगावाट वह किसके माध्यम से पैदा करेगा? तो जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, अलग से जब टॉपिक चलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन 2022 के लिए भारत ने जो तय कर रखा है टारगेट, इसमें 175 गीगावाट यानी 1,75,000 मेगावाट भारत विद्युत पैदा करेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। और इसका काफ़ी बड़ा जो सेक्शन है वह प्रोड्यूस होगा सोलर पावर से। किससे प्रोड्यूस होगा? सोलर पावर से। और कितना होगा सोलर पावर से? 100 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट विद्युत पैदा कर लेगा भारत सोलर पावर से। कब तक? 2022 तक। ये भारत का टारगेट है। और 2030 तक कितना पहुंचेगा टोटल? ये जो 175 है बढ़ के कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। काफ़ी बड़ा एक प्रकार से एनर्जी का सोर्स है ये। फिर कहता है कि जो 60 गीगावाट है यह किससे हम प्रोड्यूस करेंगे? विंड पावर होगा। 10 जो होगा यह होगा बायोमास का। और 5 गीगावाट किसके माध्यम से प्रोड्यूस करेगा भारत? तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और सब मिला के कितना हो गया? 175। तो ये भारत का 2022 का टारगेट है कि किस किस सोर्स से कितना कितना भारत विद्युत पैदा करेगा। और वैसे 2030 का क्या टारगेट है उसे आप याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पेरिस जलवायु क्या कहता है, फिर IPCC क्या कहता है, फिर UN का क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या कहता है। तो आप जब सब पे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो काफ़ी सहजता होगी। भारत वैसे देखिए पेरिस जलवायु समझौते से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। कि पेरिस कितना कहता है? 20% की कटौती करना है। भारत कितना करेगा? 33 से 35% कटौती करेगा। और भारत इस दिशा में काफ़ी बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है। आप देख भी सकते हैं कि सोलर पावर पे भारत कितना ज़्यादा कार्य कर रहा है, विंड पावर पे कितना कार्य कर रहा है। हर सेक्शन में भारत रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से कार्य कर रहा है कि जिससे अपने टारगेट को भारत क्या कर सके? पूरा कर सके। इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित हैं, उसके बारे में भी हम लोग संक्षेप में डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे इन सब पे स्पेशल एक एक टॉपिक आप अपने से तैयार कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया का जो नेक्स्ट, जैसे हमने क्या कहा कि पेरिस जलवायु समझौता तो आपने देख लिया कब आया है, उससे संबंधित जो बिंदु वो भी देख लिया है। उसी में हमने कहा कि भारत जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है वहाँ पर 100 गीगावाट किसके माध्यम से पैदा करेगा? सोलर पावर के। लेकिन जो जवाहर सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसके तहत भारत का टारगेट कितना था? 20,000 मेगावाट था। तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, क्योंकि आगे हम जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ेंगे अगले टॉपिक में तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जो बिंदु लिखा गया है कि इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत का जो एक्शन प्लान है यह कब जारी किया गया था? वैसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब से काम कर रहे हैं? 1992 से काम कर रहे हैं, पृथ्वी सम्मेलन के दौरान से ही। लेकिन भारत ने जो अपना एक्शन प्लान तैयार किया है ये 2008 में तैयार किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का जो नेशनल एक्शन प्लान है किसको लेकर के? जलवायु परिवर्तन को लेकर के, यह कब भारत ने जारी किया है? तो 2008 से भारत इस पर कार्य कर रहा है। वैसे इंटरनेशनल मंच कब से काम कर रहा है? तो 1992 से, पृथ्वी सम्मेलन से ही जलवायु परिवर्तन पर कार्य कर रहा है। और वैसे जलवायु परिवर्तन पर विशेष अध्ययन करने के लिए ही IPCC का गठन किया गया था 1988 में। तो उन सभी टॉपिक को तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि जो एक दूसरे से मिलते हुए टॉपिक हैं उसको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार एक जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी होता है। जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी होता है, और यह इंडेक्स जो है 2019 का है। कब का है? 2019 का है। भारत का इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। भारत जो पिछले साल इस इंडेक्स में 11वें स्थान पर था। किस स्थान पर था? 11वें पायदान पर था। 2019 में यह किस पायदान पर आ गया है? 9th पायदान पर आ गया है।
जबकि पिछले साल कितने पे था, 11th पे था, यानी 2 पायदान ऊपर आ गया है। किसमें? क्लाइमेट चेंज के परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और यह 2019 का आंकड़ा है। भारत की रैंक क्या है? 9th है। कितने राष्ट्रों में? 61। सबसे लास्ट पर कौन है? यूएस है। क्यों यूएस है? क्योंकि यूएस ही पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को बाहर कर लिया, इसलिए उसकी रैंकिंग काफी नीचे है, सबसे नीचे, काफी नहीं बल्कि सबसे नीचे है इस पूरे इंडेक्स में। भारत की कितनी है? 9th है। साथ में यहां पे अगर पूछा जाए कि टॉप पर कौन है, तो टॉप पर स्वीडन है। स्वीडन टॉप पे है, लेकिन फिर भी उसकी रैंक कौन सी है? 4th है। क्यों? क्योंकि जो शुरू के 3 रैंक हैं वह खाली रखे गए हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र उन सभी पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है जितने पैरामीटर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर भी जितने लोगों की यहाँ पर परफॉर्मेंस तय की गई है उसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसका है? स्वीडन का है, जबकि उसकी रैंक क्या है? 4th है। इस हिसाब से अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत 6 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? 6 पे, क्योंकि शुरू के 3 प्लेस तो रिक्त हैं, तो 4 से अगर काउंटिंग स्टार्ट होती तो भारत 6 नंबर पर आ जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से भारत का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसी प्रकार यहाँ ये देखिए, एक करंट है, तो ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल टॉपिक ही पढ़िए, उसके साथ जो करंट में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो इंडेक्स आ रहे हैं या जो कोई अध्ययन हो रहा है उसके बारे में भी आप लोग अध्ययन करें और उसको अपने टॉपिक से जोड़ते चले जाएं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है दिया है क्लाइमेट एम्बिशन समिट। एक क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुई है 2020 में। कब हुई है? 2020 में। इसमें क्या कहा है, इसको होस्ट किसने किया है? आपसे पूछ सकता है कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट कब हुआ है, तो 2020 में हुआ है। किसने होस्ट किया है? तो यहां पर है यूनाइटेड नेशन ने किसके माध्यम से होस्ट करवाया है? यूके और फ्रांस, यानी इन दोनों लोगों के दिशा निर्देश में यह समिट हुआ है। कब? 2020 में। तो ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला इसी प्रकार है कि गुजरात जो है विश्व का पहला ऐसा, चाहे आप राज्य कहें या देश कहें, मतलब पहला अभी इस प्रकार का प्रोजेक्ट है कि जो ट्रेड करेगा, क्या करेगा? ट्रेड करेगा, जिसके बारे में क्योटो प्रोटोकॉल में प्रावधान किया गया कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग। लेकिन यह किस चीज का ट्रेड करेगा? PM 2.5 और PM 10 का ट्रेड करेगा गुजरात। और ऐसा करने वाला गुजरात पहला विश्व का एक राज्य है कि जो इस प्रकार की व्यवस्था कर रहा है। और यह किसके तहत कर रहा है? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में ही प्रावधान किया गया था कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग। लेकिन गुजरात कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग का नहीं बल्कि किसका ट्रेड करेगा? तो PM 2.5 और PM 10 का ये क्या करेगा? ट्रेड करेगा। ऐसा करने वाला गुजरात पूरे विश्व का पहला राज्य है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और पॉइंट हैं, जैसे यहां पे दिया है वन प्लेनेट समिट। ये कब ऑर्गेनाइज्ड होगी? 2021 में। कब ऑर्गेनाइज्ड होगी? 2021 में। इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा? फ्रांस। कौन करेगा? फ्रांस। लेकिन इसमें सहयोग कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक, यानी इन दोनों लोगों के सहयोग से फ्रांस क्या करेगा? इसको ऑर्गेनाइज्ड करेगा। समिट का क्या नाम है? वन प्लेनेट समिट। कब होगी? 2021 में होगी। इसका थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट होती है। देखिए 2020 में तो कोई खास एक प्रकार से न सम्मेलन हो सका है, न कोई एक्शन लिया गया है, कारण कोविड के कारण इसमें कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सके हैं। तो 2021 वाला महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वन प्लेनेट समिट कौन इसको होस्ट कर रहा है? तो फ्रांस कर रहा है। लेकिन इसमें किसका किसका सहयोग है? तो यूनाइटेड नेशन का है और वर्ल्ड बैंक का है। इसकी थीम क्या है? तो थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, यानी हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा प्रकृति के लिए। किसके लिए? प्रकृति के लिए। फिर आगे दिया है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी देख लेते हैं। उद्देश्य दिया है टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी जो पेरिस जलवायु समझौता अस्तित्व में है उसको कैसे बूस्ट प्रदान किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, यही इसका उद्देश्य है कि हम लोग कितने शीघ्रता से इस पूरे एग्रीमेंट को लागू कर सकें और इसे आगे बढ़ा सकें। इसी टारगेट के लिए यह पूरा वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को हम क्या करें?
एग्रेसिवली उसको प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं कि जिससे यह अस्तित्व में आ सके और अपने एक्शन को आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार एक अगला महत्वपूर्ण और समिट है, उसका नाम है, रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट। यह भी अभी हाल ही में जारी हुआ है। क्या नाम है? ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट। यानी जो जलवायु पर, देखिए, इन्वायरमेंट से संबंधित जो सदस्य राष्ट्रों में एक प्रकार से न्यायिक प्रक्रियाएं जो काफ़ी लंबित रहती हैं, उसी को लेकर के है कि किस राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित जो न्यायिक प्रक्रिया है कितनी वहाँ पर फास्ट है या कितनी स्लो है, इसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है? यह कब जारी हुआ है? 2021 में। किसने जारी किया है? तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। और इसमें बताया क्या है कि जो क्लाइमेट लिटिगेशन के जो केस हैं, जो केस पेंडिंग हैं, यह पेंडिंग केस यानी जिस पर कार्यवाही काफ़ी विलंब से होती है, यह 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा पिछले 3 सालों में। यानी अगर मान लेते हैं कि 2018 में टोटल लिटिगेशन यानी इन्वायरमेंट के लिटिगेशन से संबंधित अगर केस थे 100, तो 2021 में बढ़कर के क्या हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। यानी इन्वायरमेंट से संबंधित जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं या इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, यह डबल हो जाएंगे। तो एक प्रकार से जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं इन्वायरमेंट से संबंधित, वह काफ़ी स्लो हैं। जैसे भारत में कौन करता है इससे संबंधित? एनजीटी करता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल करता है कि अगर किसी प्रकार का पर्यावरणीय मुद्दा है तो उसका समाधान वही करता है। लेकिन इसके केस की दर में 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। कब तक? 2021 तक, पिछले 3 सालों की तुलना में। यानी 2018 में जितना केस है उसकी तुलना में 2021 में कितने केस हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट का क्या नाम है? ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट। कौन जारी किया है? पहली बार जारी हुआ है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। इसी प्रकार एक और काफ़ी महत्वपूर्ण सर्वे हुआ है और उस सर्वे का नाम है, विश्व का सबसे लंबा ओपिनियन सर्वे है, यानी लोगों का विचार लिया गया है, ओपिनियन सर्वे है। और यह किसने ऑर्गेनाइज किया है? ऑर्गेनाइज किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किया है। और यह किस पर ओपिनियन लिया गया है? तो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर आपका क्या विचार है, इसी का सर्वे किया गया। और किसने कराया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कराया है। कितने राष्ट्रों में कराया है? तो ध्यान रखिएगा, 50 राष्ट्रों में यह आयोजित किया गया, सर्वे कराया गया। और कितनी भाषाओं में सर्वे कराया गया? तो ध्यान रखिएगा, 17 भाषाएं यहाँ पर चयनित थी। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? तो 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया है। जितने लोगों ने भाग लिया उसका 64%, कितना? 64% जो लोग हैं, उन लोगों का क्या विचार है? उन लोगों ने कहा कि जो जलवायु परिवर्तन है यह एक ज्वलंत मुद्दा है, यानी इससे समस्याएं काफ़ी विकट हो रही हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या विचार दिया है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए हमें स्टेट इमरजेंसी लागू करना चाहिए। यानी सभी राष्ट्र को, स्टेट यहाँ में मतलब होता है राष्ट्र, कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं ये जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए एक इमरजेंसी जैसी स्थिति में आप जो कार्य करते हैं उस प्रकार से यदि आप काम करेंगे तब जाकर के जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। इसीलिए इसका क्या विचार था लोगों का कि हमको एक स्टेट इमरजेंसी के तर्ज पर ही कार्य करना चाहिए कि जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या का हम लोग समाधान कर सकें। तो इतने पॉइंट थे पेरिस जलवायु समझौते से लेकर के जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल में अध्ययन करना था। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और है जिसका नाम है अर्थ ओवरशूट डे। क्या है? अर्थ ओवरशूट डे। तो अगर हम बात करें कि अर्थ ओवरशूट डे, तो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब यहाँ पे है कि जो पृथ्वी के पुनर्उत्पादन की दर है और जो उपभोग की दर है, अगर मान लेते हैं कि उत्पादन 100 यूनिट है और उपभोग भी 100 कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहली बार अर्थ ओवरशूट डे जो प्रारंभ हुआ 1970 में देखा गया, यानी पूरे धरती का जो प्रोडक्शन रहा है पूरे साल का, उसके तुलना में जो उपभोग हुआ वह अधिक हुआ, पहली बार 1970 में।
और यह वर्तमान में बढ़ करके जो अर्थ ओवरशूट डे है, इसका मतलब पूरी पृथ्वी का जो उत्पादन है उसकी तुलना में जो उपभोग है वह अधिक है। लेकिन यह उत्पादन और उपभोग किसके सेंस में है? तो कार्बन के सेंस में है। किसके सेंस में है? कार्बन के सेंस में। कि पूरा धरती मान लेते हैं कि 100 यूनिट कार्बन को अवशोषित कर सकती है अपने पर्यावरण के माध्यम से, तो हमारा जो प्लेनेट है इस पर जो कह सकते हैं कार्बन का एमिशन है वह 100 ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। तब तो ठीक है कि पृथ्वी का पर्यावरण इतने कार्बन का अवशोषण कर सकती है और मेरा उत्सर्जन भी उतना है। यदि दोनों बराबर हैं तो ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? पहली बार देखा गया कि कार्बन का उत्सर्जन पूरे पृथ्वी के अवशोषण की दर से अधिक हुआ। यानी पहली बार अर्थ ओवरशूट डे देखा गया है कब? 1970 में। और वर्तमान में यह अर्थ ओवरशूट बढ़कर के कितना हो गया है? 170%। यानी पृथ्वी की अवशोषण की दर मात्र 100 है, लेकिन जो पृथ्वी के उत्सर्जन की दर है यह कितनी है? 170 है। क्यों? क्योंकि मानवीय जो क्रियाविधियां हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इतनी गतिविधियां बढ़ गई हैं कि कार्बन का एमिशन 170 पहुंच गया है, जबकि उसके अवशोषण की दर मात्र 100 है। और इस साल यानी 2020 का जो अर्थ ओवरशूट डे था यह देख लिया, 2019 का, 2020 नहीं, क्योंकि 2020 में तो कुछ ऐसा भी जारी नहीं हो पाया है। 2019 का जो अर्थ ओवरशूट डे था वो कब शुरू हो गया था? 1 अगस्त को। तो आप जो हमने कहा था 2900 गीगा टन है पूरे पृथ्वी का कार्बन स्पेस, उसमें से 1900 हम लोग इस्तेमाल कर चुके थे 2011 तक। तो उसका सेंस यही है कि यानी अब हमारे पास स्पेस कम है लेकिन उत्सर्जन की दर बढ़ती चली जा रही है। उसी सेंस में यहाँ पर अर्थ ओवरशूट डे भी है कि पूरे साल का जो कार्बन स्पेस था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके अगस्त में ही। अब बाकी जो कार्बन का उत्सर्जन होगा वह कहीं न कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाएगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिलेगी। और वर्तमान में कितना बढ़ करके हो गया? 170% हो गया है इस अर्थ ओवरशूट डे, यानी अर्थ ओवरशूट का परसेंटेज। यानी पूरी पृथ्वी केवल 100 का अवशोषण करेगी, लेकिन उत्सर्जन कितना हो गया? 170 बढ़ करके हो गया। कहीं न कहीं इसके कारण जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है या असंतुलित होगा और उसके असंतुलित होने से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से विभिन्न बिंदु जो पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित थे उस पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है। और इसी में एक और बिंदु है जो पेरिस जलवायु समझौते के दौरान ही अस्तित्व में आया था, उसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।